वेलकम गाइस। वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आई होप कोरोना काल के इस दौर में आप सभी अपने और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और मास्क, सैनिटाइज़र और अपने हाथ लगातार धो रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। हमारी आज से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है गाइस, जिसका जो हमारी वेबसाइट पर www.uttarakhndonlineexams.com पर उपलब्ध रहेगी। और अगर यहाँ पर आपको कोई भी समस्या हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760810494। आप इस पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगा। तो गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज से शुरू हो चुकी है आपके लिए। तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और वहाँ टेस्ट सीरीज का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। रानीखेत की स्थापना कब हुई? 1854, 1859, 1866 या 1869? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1869। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं गाइस। रानीखेत की स्थापना 1869 में हेनरी रैमजे ने की थी। हेनरी रैमजे ने की थी। अब हेनरी रैमजे के बारे में हम आपको बता दें। हेनरी रैमजे ने 1856 से 1884 तक कमिश्नर के रूप में कार्य किया। हेनरी रैमजे ने कमिश्नर के रूप में कुल 24 वर्षों तक कार्य किया। हेनरी रैमजे ने विभिन्न पदों पर 48 वर्षों तक कार्य किया। हेनरी रैमजे स्थानीय लोग इन्हें रामजी साहब के नाम से जानते थे। किस नाम से? रामजी साहब के नाम से इन्हें जानते थे। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता था? हेनरी रैमजे को कहा जाता था कुमाऊं का बेताज बादशाह। ठीक है। कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता था? हेनरी रैमजे को मुकुट रहित राजा हेनरी रैमजे को कहा जाता था। हेनरी रैमजे डलहौजी का चचेरा भाई था। किसका भाई था? डलहौजी का चचेरा भाई। डलहौजी का चचेरा भाई कौन था? हेनरी रैमजे था। इसका विवाह पूर्व कमिश्नर लुसिंगटन से हुआ की बेटी से हुआ था। लुसिंगटन की बेटी से हुआ था हेनरी रैमजे का विवाह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हेनरी रैमजे के बारे में। अब देख लेते हैं आगे। रानीखेत समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। मन कामेश्वर मंदिर और हैड़ा खान मंदिर रानीखेत में है। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। 1948 से कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय रानीखेत में है। रानीखेत गगास गाड़ के तट पर स्थित है। रानीखेत के झूला मंदिर का निर्माण 1935 में हुआ था। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। नेथनाथ देवी मंदिर रानीखेत में है। रानीखेत को पहले झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। तो ये यहाँ पर तस्वीर देख लीजिए आप, झूला देव की तस्वीर, झूला देवी मंदिर की तस्वीर है गाइस, इसे देख लीजिए आप। ये झूला देव मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ए बद्रीदत्त पांडे, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी हरगोविंद पंत या डी विक्टर मोहन जोशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं गाइज। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के ग्राम खूट में हुआ था। उनके पिता का नाम मनोरथ पंत और पत्नी का नाम गंगा देवी था। पंत जी ने हिमालय पुत्र की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी।
किसने दी थी हिमालय पुत्र की उपाधि इनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंत जी 1946 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला पॉइंट है, देश के गृह मंत्री के रूप में पंत जी ने 1955 को पदभार संभाला था। अगला पॉइंट है, पंत जी ने 1903 में हरगोविंद पंत के साथ मिलकर हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। किस क्लब की स्थापना की थी? हैप्पी क्लब की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है, पंत जी को 1945 में अहमदनगर जेल में नजरबंद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1961 में पंत जी की मृत्यु होने पर पंडित नेहरू ने पंत जी को कहा था, हिमालय का धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फॉरेस्ट ग्रीन ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? 9 जून 1920, 12 मार्च 1921, 13 अप्रैल 1921 या डी 10 जुलाई 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1921। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। 13 अप्रैल 1921 फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना हुई थी। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष पी विडम थे। ये अधिकतर बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पी विडम थे। इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य था जनता में व्याप्त वन कष्टों और शिकायतों को दूर करना। अब जनता में क्या असंतोष फैला था? क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने जनता के जो पालतू पशु थे जो जंगलों में चरने जाते थे और जनता पेड़ों से लकड़ी काटती थी, वो उन सब को ब्रिटिश सरकार ने सरकारी में कब्जा कर लिया था, सरकार के कब्जे में ले लिया था और उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण जनता उनसे असंतुष्ट थी और जनता में आक्रोश व्याप्त था। जिसको जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस कमेटी का गठन किया कि जनता के ये जो आंदोलन है, वन आंदोलन, उसकी असंतुष्टता का कारण क्या है? तो उसकी असंतुष्टता का कारण यही था कि ब्रिटिश सरकार ने उनके पशुओं को जंगलों में जहाँ चरते थे वहाँ पर सरकारी कब्जे में ले ली वो जंगल, और जहाँ वो पेड़ काटते थे उन पेड़ों को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। मछली मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इस कारण से वन आंदोलन और भड़क उठा। इसके साथ ही जब ग्रामीण अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश सरकार के पास गए कि हमें थोड़ा सा इस कानून में छूट दे दो ताकि हमारे जानवर जंगलों में चर सके, तो ब्रिटिशों ने कहा था कि तुम अपने जानवर पहाड़ों से नीचे फेंक दो। तो इस कारण इस कमेटी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर के पुजारी भंडारी राजपूत होते हैं? चंद्रबदनी मंदिर, चंद्रबनी मंदिर, कुंजापुरी मंदिर या पुस्ती माता मंदिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंजापुरी मंदिर। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कुंजापुरी, जिसने नहीं देखा है, ये है वो मंदिर कुंजापुरी। अब कुंजापुरी का मंदिर कहाँ है? टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी में। कुंजापुरी का मंदिर दुर्गा माता को समर्पित है। किसको समर्पित है? दुर्गा माता को। कुंजापुरी देवी का मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ है? टिहरी जनपद में। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या इस मंदिर में सिरोही के वृक्ष में भक्त लोग चुन्नियाँ बांधकर मन्नतें मांगते हैं। ठीक है गाइस, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य आंदोलन प्रणेता को रणजीत सिंह वर्मा स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया? तो गाइस ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए संजीव शर्मा, ऑप्शन बी पंडित महावीर शर्मा, ऑप्शन सी सच्चिदानंद भारती, या इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, पंडित महावीर शर्मा। पंडित महावीर शर्मा देहरादून में जन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे, जहां उन्हें रणजीत सिंह वर्मा स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।
महावीर शर्मा ने मुजफ्फरनगर कांड में शहीदों के लिए भूमि दान दी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए हैरी बर्जर, ऑप्शन बी मेजर यंग, ऑप्शन सी नॉर्मन गिल या ऑप्शन डी राय बहादुर कृष्ण शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेजर यंग। इनके द्वारा उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 1823 में सर्वप्रथम मेजर यंग द्वारा आलू की खेती की गई। तो अगर आपके सामने प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड में किस स्थान पर मेजर यंग द्वारा आलू की खेती शुरू की गई, कौन से स्थान पर की गई? देहरादून में। और कब की गई? 1823 में। सर्वप्रथम विदेशी आलू को श्रीमती हैरी बर्जर ने 1864 में नैनीताल व उसके आसपास के क्षेत्रों में रोपित किया था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने यूरोप से काला और लाल आलू को मंगवाकर कुमाऊं में रोपित किया। ठीक है, उस समय के जो प्रमुख व्यापारी थे लाला बलराम शाह, बानकी शाह, गंगा शाह, प्रेमलाल, श्रीराम शाह तथा बंशीधर आदि, ये उस समय आलू का व्यापार करते थे और अलग अलग मंडियों में नैनीताल के रास्ते से भेजते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा एप्पल एम्पोरियम कहाँ बनाया जाएगा? एप्पल, ये देख लीजिएगा इस फोटो में, ये एप्पल। अब प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा एप्पल एम्पोरियम कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी रानीखेत, ऑप्शन सी पौड़ी या ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। अगला क्वेश्चन आ गया है गाइस, सुंदर डूंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या उत्तर काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, बागनाथ और ब्यागेश्वर नाम से भी जाना जाता है। किसको? बागेश्वर को। मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। क्या कहा गया है? नीलगिरी। हथिछीना जलाशय, देवी कुंड जो कि ठंडे पानी का कुंड है, पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है, पिंडारी ग्लेशियर। सुकुंडा ताल, कफनी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी हिमनाद के पास भोज वृक्ष, पत्र के वृक्ष पाए जाते हैं। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सुंदर डूंगा दर्रा जो है बागेश्वर और चमोली के बीच संकरा मार्ग है। गौरी उड़ियार बागेश्वर में है। ऑप्शन सी मनोहर बुग्याल बागेश्वर में है। अगला पॉइंट है, ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है और इसकी कोई खोज 1830 में हुई थी। खोज, यहाँ पर खोज आना चाहिए, खोज 1830 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए सुबोध उनियाल, ऑप्शन बी तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन सी सतपाल महाराज या ऑप्शन डी धन सिंह रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपाल महाराज। अब पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है इनके। सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड पर्यटन को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उजागर करना तथा इस पोर्टल से उत्तराखंड में पर्यटन संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना है। राज्य में सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ सतपाल महाराज द्वारा किया गया है। अब सतपाल महाराज कहाँ से सांसद है? चौबट्टा खाल से। चौबट्टा खाल कहाँ है? पौड़ी जनपद में। वर्तमान में वर्तमान में इनके पास कौन सा विभाग है? पर्यटन विभाग है। ठीक है, सिंचाई विभाग है। हाल ही में तीरथ सिंह रावत ने जो अपना नया मंत्रिमंडल बनाया था उसमें ये पर्यटन और सिंचाई विभाग के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लाखों गुफा की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी
1963, ऑप्शन सी 1966 या ऑप्शन डी 1968। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1968। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। लाखों गुफा की खोज MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में अल्मोड़ा में की। लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छीना के दल बैंड पर स्थित है। अल्मोड़ा के बाड़े छीना के दल बैंड पर स्थित है। लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है, यहाँ नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय है। लाखों गुफा के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। लाखों गुफा के शैल चित्रों में 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। यहाँ के शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य या नृतक मंडली है। और यहाँ पर जैसे कि फोटो में देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाखों उडियार के बारे में बताया गया है। इसे आप नोट कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा से किसने विभूषित किया था? रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा से किसने विभूषित किया था? ऑप्शन ए अमर सिंह थापा, ऑप्शन बी मौलाराम, ऑप्शन सी हस्तीदल चौतरिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाराम ने। रणजोर सिंह थापा का शासनकाल 1804 से 1805 तक था और ये किसका पुत्र था? अमर सिंह थापा। किसका? अमर सिंह थापा का पुत्र था रणजोर सिंह थापा। यह बड़ा उत्तम प्रकृति का व्यक्ति था जो विद्वानों और कलाविदों का अत्यधिक सम्मान करता था। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार कवि मौलाराम पर उनकी विशेष कृपा थी, जिसके कारण उन्हें मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया। किससे किया? दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया। अब यहाँ पर नोट, दानवीर कर्ण के नाम से घनानंद खंडूड़ी को भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? घनानंद खंडूड़ी, क्योंकि उस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हमारे जो आंदोलनकारी थे उनको काफ़ी आर्थिक मदद की थी, जिसके कारण घनानंद खंडूड़ी को दानवीर कर्ण की उपाधि से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ए शॉर्ट स्केच ऑफ द लाइफ एंड वर्क और गुरु गोविंद सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भक्त दर्शन, ऑप्शन बी GRC विलियम्स, ऑप्शन सी श्री भक्त लक्ष्मण या ऑप्शन डी हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्त लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया गाइज। ऑप्शन ए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन बी प्रीतम भरतवाण, ऑप्शन सी सुंदरलाल भोगड़ा या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह नेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र सिंह नेगी। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इनकी तस्वीर जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। नरेंद्र सिंह नेगी को यह पुरस्कार उनके द्वारा लोक गीतों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु दिया गया है। अगर आपसे पूछा गया है कि नरेंद्र सिंह नेगी को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे? पर्यावरण एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी सी हरिद्वार या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर। चलिए आपको अब मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? दिशा बना लेते, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब
यहाँ से देखिए आप, ये देखिए सबसे उत्तर का जिला कौन सा हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, सबसे उत्तर का जिला आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। सबसे पूर्व का जिला कौन सा आएगा, पिथौरागढ़ सबसे पूर्व का। सबसे पश्चिम का जिला देहरादून हो जाएगा। और सबसे दक्षिण में क्या दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन देखिए आप, सबसे दक्षिण में ये नीचे उधम सिंह नगर। ठीक है गाइज, तो उधम सिंह नगर राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। उधम सिंह नगर जिला राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। इस जिले का अधिकतर जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। उधम सिंह नगर जिले की सीमाएं कितने जनपदों से लगती है, 2 जनपदों से। कौन कौन से, नैनीताल और चंपावत से। बाजपुर नगर बाज बहादुर चंद द्वारा बसाया गया था। 1959 में बाजपुर में पहली सहकारी चीनी मिल खोली गई जो देश की प्रथम सहकारी मिल थी। तो बाजपुर में पहली सहकारी चीनी मिल कब खोली गई, 1959 में। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर जनपद का है। किसका है, उधम सिंह नगर जनपद का। हरिपुरा जलाशय बाजपुर में बकरा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, बकरा नदी पर। हरिपुर जलाशय बकरा नदी पर बना हुआ है। गिरिताल भी यही है। यहाँ 564 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्रफल है। ठीक है, 564 वर्ग किलोमीटर में, ये याद रखना है आपको। जसपुर का प्राचीन नाम क्या है, शाह जफर। क्या नाम है, जसपुर का प्राचीन नाम शाह जफर। जसपुर गांव जो है किसने बसाया था, यशोधर जोशी ने बसाया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट। जसपुर में किला कीर्तिचंद ने बनाया था और उसका नाम क्या रखा था, कीर्तिनगर ने। अब क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपके पास कि जसपुर में किला किसने बनाया, तो किसने बनाया, कीर्तिचंद ने, और उसका नाम क्या रखा, कीर्तिनगर रखा। और यहाँ उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में गिरी सरोवर मंदिर भी स्थित है, जिसकी फोटो आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, गिरी सरोवर मंदिर। ठीक है गाइस, इसके अलावा द्रोणताल भी उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास है। ठीक है, ये द्रोणताल काशीपुर के पास मनसा देवी का मंदिर भी है। कहाँ है, मनसा देवी का मंदिर काशीपुर में। काशीपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर। खेड़ा झील रुद्रपुर में बनी कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण 2006 में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि राज्य की कृत्रिम झील कहाँ बनी, तो क्या लिखेंगे आप, रुद्रपुर में। कब बनी, 2006 में। झील का नाम खेड़ा झील, कहाँ है, उधम सिंह नगर। अगला, नंदौर वन्य जीव विहार का गठन 2012 में हुआ। सबसे, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा है, कौन सा है, नंदौर है। कहाँ है यह जीव, नैनीताल और उधम सिंह नगर के बीच है। कहाँ है, नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर है ये, और इसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक डेस्टिनेशन है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा 13 जिलों में एक एक डेस्टिनेशन जो घोषित किया है, उसमें से एक काशीपुर का द्रोण सागर है, जो आप तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भवानी सिंह रावत, ऑप्शन बी इंद्र सिंह नयाल, ऑप्शन सी परिपूर्णानंद पैन्यूली, या ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी के राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। कौन है, नारायण दत्त तिवारी। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, नारायण दत्त तिवारी। 2002 से 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, 3 बार। कब कब रहे, 1976 से 77, 1984 से 85 और 1988 से 1989। ठीक, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री कौन रहे, नारायण दत्त तिवारी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी ये थे।
2007 से 2009 तक नारायण दत्त तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। किस राज्य के राज्यपाल रहे? आंध्र प्रदेश के। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड में अपना कार्यकाल पूरा किया। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नारायण दत्त तिवारी के अलावा अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। 1986 से 1988 के बीच इन्होंने राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मंत्रिमंडल के अंतर्गत विदेश मामलों के मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। किसने किया था? नारायण दत्त तिवारी जी ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का 9वां बंदोबस्त किसने किया? ऑप्शन ए ई पॉ, ऑप्शन बी इबर्टसन, ऑप्शन सी बोल्डरसन या ऑप्शन डी बैकेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बैकेट ने। बैकेट ने नौवां बंदोबस्त किया था। ठीक, पहली बार वैज्ञानिक तरीके से किया गया बंदोबस्त कौन सा था? ये ब्रिटिश काल का 9वां बंदोबस्त, जिसे बैकेट का बंदोबस्त भी कहा जाता है। विकेट बंदोबस्त पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। ये जो विकेट का बंदोबस्त था, इसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। तालाव, उपराव, दोयम, इजरान और कटीली। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक गढ़वाल में कितने बंदोबस्त हुए? 12 बंदोबस्त हो गए। 1815 में गार्डनर ने कुमाऊं में और 1816 में ट्रेल ने गढ़वाल में किया था। 1815 में गार्डनर ने कुमाऊं में, 1816 में ट्रेल ने गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किया था। और यह भूमि बंदोबस्त एक साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, जो कि 1 वर्ष के लिए ही मान्य था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1980, 1982, 1983 या 1986? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना 1983 में चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर की गई थी। 3 राष्ट्रीय उद्यान जो थे, चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इनको मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। इसका नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा और इसका मुख्यालय देहरादून में है। 15 अप्रैल 2015 में इसे उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया? 15 अप्रैल 2015 को इसको उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने राजाजी नेशनल पार्क की, थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं। देखिए टाइगर रिजर्व यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टैब्लिश 2015, एरिया 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइस, अब और फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जनपदों देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और यह दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का। तो आपके सामने प्रश्न आ जाएगा कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्या लिखेंगे आप? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में कितने प्रकार के स्तनधारी वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं? 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाल ही में एरीज के पूर्व निदेशक डॉक्टर अनिल पांडे का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरणविद, ऑप्शन बी खगोलविद, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञ या ऑप्शन डी इतिहासकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खगोलविद। डॉक्टर अनिल पांडे का निधन 23 अप्रैल 2021 को हल्द्वानी में हुआ। डॉक्टर अनिल पांडे एक प्रसिद्ध खगोलविद थे और एरीज आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के पूर्व निदेशक थे।
अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। नौरंगी बीमार किसकी कहानी संग्रह है? नौरंगी बीमार। ए शेखर जोशी, बी राजेश जोशी, सी अबोध बहुगुणा, डी गोविंद चातक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेखर जोशी। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इनका संबंध कहाँ से था? अल्मोड़ा जनपद से था। इनकी अन्य रचनाएं हैं मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा और डांगरी वाले। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं इनकी रचनाएं। 1987 में शेखर जोशी को महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार उनकी रचना एक पेड़ की याद के लिए दिया गया। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक का काल मात्र 12 वर्षों का था? लक्ष्मीचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद द्वितीय या डी गरुड़ ज्ञानचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जगतचंद। अब जगतचंद के बारे में आपको एक और बात बता दूं। 9 लाख से तराई भावर से 9 लाख की आय किसके शासनकाल में होती थी? जगतचंद के शासनकाल में होती थी। ठीक है। इसका कार्यकाल, जगतचंद का कार्यकाल 12 वर्षों का था। 9 लाख से तराई भावर से आय जगतचंद के समय होती थी। जुआरियों पर कर लगाने वाला शासक जगतचंद था। जगतचंद के समय ब्रह्म मुवानी ताम्र पत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी ने बधानगढ़ की लड़ाई में जासूसी की थी। तो किसने की थी? वीरेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी ने बधानगढ़ की लड़ाई में जासूसी की थी। कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में जान लेते हैं। कुमाऊं का चंद वंश का स्वर्णकाल किस चंद शासक के काल को कहा जाता है? जगतचंद के काल को कहा जाता है। अब कम समय में ही अपने राज्य की जनता के मध्य ये फेमस हो गया था, क्योंकि इसने ये अपनी जनता के साथ काफ़ी घोल मिलकर रहता था और चंदवंश के किसी अन्य नरेश को ये नसीब नहीं हुआ। जगतचंद की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हुई थी। जगतचंद ने अपने पूर्वजों की भांति मुगल सम्राट बहादुर शाह को अनेक कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की थी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लॉर्ड मोएरा ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? जून 1815, मई 1813, नवंबर 1814 या अक्टूबर 1814। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1814। अंग्रेजों ने नेपाल के विरुद्ध 22,000 लड़ाकू सैनिकों की फौज तैयार करके उन्हें 4 भागों में बांटा था तथा 2700 सैनिकों की एक टुकड़ी कोसी नदी के पूर्वी भाग में इस प्रदेश की सुरक्षा हेतु तैनात कर दी थी। अंग्रेजों ने अपनी समूची सेना को सेना के 4 जांबाज जनरलों के अधीन बांटा था। और वो 4 जांबाज जनरल कौन थे? मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल JS वुड, मेजर जनरल मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, जिसमें से मेजर जनरल मार्ले और मेजर जनरल JS वुड ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे। यूं कहें कि ये निकम्मे साबित हुए। और मेजर जनरल जिलेस्पी, जिसने देहरादून में कलुंगा की लड़ाई में ये मारा गया था। और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ही एकमात्र जनरल थे जो काफ़ी साहसी थे। इसके बाद इन्होंने आगे जाकर संधि कर ली थी, लेकिन जो गोरखा शासकों का सेनापति था चामू भंडारी, उसने क्या किया? ब्रिटिश शासकों के जो सैनिक थे ना, 1000 सैनिक थे, उनको खुकरी से काट डाला और ब्रिटिश सेना में हलचल मच गई थी। क्यों? क्योंकि चामू भंडारी ने उनके 1000 सैनिकों को खुकरी से काट डाला था। इसके बाद आगे चलकर उनको 4 मार्च 1816 को सगोली की संधि करनी पड़ी। तो सगोली की संधि कभी? 4 मार्च 1816 को। अगला क्वेश्चन आ गया है, सीराकोट का किला कहाँ स्थित है? धारचूला, टनकपुर, डीडी हाट या धार पानी धार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडी हाट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। डीडी हाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। वर्तमान डीडी हाट जो है वो कहाँ बसा हुआ है? सीरा क्षेत्र में। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, सीरा, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है।
मन में राजाओं की ये राजधानी हुआ करती थी और राजा हरिमल के समय सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। तो राजा हरिमल के समय जो सीरा क्षेत्र था वो डोटी साम्राज्य के अधीन था। हाट घाटी कहाँ है? डीडी हाट में स्थित है। मणिका सूर्य मंदिर और जल देवी का मंदिर भी पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। ये देख लीजिए, डीडी हाट में सीराकोट का किला। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह नेगी की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 107वीं, ऑप्शन बी 108वीं, ऑप्शन सी 109वीं या ऑप्शन डी 110वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108वीं। ये देख लीजिए, उन्हें जो गैलेंट्री अवार्ड मिला था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यहाँ पर तस्वीर भी डाली गई है। गबर सिंह नेगी का जन्म टिहरी जिले के चंबा में 21 अप्रैल 1895 में हुआ था। गबर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में 39वीं गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में राइफलमैन थे। गबर सिंह नेगी 10 मार्च 1915 में फ्रांस के नेव चापेल युद्ध में शहीद हुए थे। गबर सिंह नेगी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? विक्टोरिया क्रॉस से। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? मोहनचंद, जगतचंद, देवीचंद या दीपचंद। तो कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी देवीचंद को। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। देवीचंद किसका उत्तराधिकारी था? जगतचंद का था। देवीचंद ने कब से कब तक शासन किया? 1720 से 1726 तक। कुमाऊं के विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद ने काफी धन बर्बाद कर दिया था। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी किसको कहा जाता है? देवीचंद को। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक देवीचंद को ही कहा जाता है। देवीचंद ने एक पहाड़ी को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? फतेहपुर रखा था। देवीचंद की हत्या उसके बिष्ट दरबारियों में माणिक बिष्ट का पुत्र पूरणमल ने की थी। उसकी हत्या किसने की थी? उसके देवीचंद के बिष्ट दरबारियों में माणिक बिष्ट के पुत्र पूरणमल ने। ठीक। देवीचंद के बाद अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहनचंद, प्रद्युमन चंद, शिवचंद और अंतिम शासक महेंद्र चंद हुए। अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में किस राजवंश के शासनकाल में आए? ऑप्शन ए कुणिंद, ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर, ऑप्शन सी कत्यूरी या ऑप्शन डी चंद। अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में किस राजवंश के शासनकाल में आए? ऑप्शन ए कुणिंद, ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर, ऑप्शन सी कत्यूरी या ऑप्शन डी चंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्तिकेयपुर। अब इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा, तब उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। तो 820 ईस्वी में उन्होंने कहाँ अपना देह त्याग किया? केदारनाथ में। और उनकी आयु उस समय कितनी थी? 32 वर्ष थी। शंकराचार्य जी कार्तिकेयपुर के शासक ईष्टगण के समय उत्तराखंड में आए थे। उस समय जब शंकराचार्य जी कार्तिकेयपुर के वंश के समय उत्तराखंड आए थे, उस समय शासक कौन था? ईष्टगण था। आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की, जिनके नाम है ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। अगला पॉइंट है, आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि आदिगुरु शंकराचार्य किसके दार्शनिक थे? तो अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि 26वें नंबर का है, अप्रशिक्षित पटवारियों के स्थान पर योग्य एवं प्रशिक्षित पटवारियों की तैनाती किस कमिश्नर ने की? ऑप्शन ए लुसिंगटन, ऑप्शन बी जॉन स्ट्रेची, ऑप्शन सी बेटन या ऑप्शन डी रैमजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
बेटन। इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेंगे। बेटन का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। बेटन के कार्यकाल को ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग माना जाता है। किस कमिश्नर के कार्यकाल को ब्रिटिश शासन के कुमाऊं में स्वर्ण युग माना जाता है? बेटन के कार्यकाल को। कमिश्नर की नियुक्ति से पूर्व बेटन 1836 से 38 तक कमिश्नर गोबान का सहायक था। किसका सहायक था? कमिश्नर गोबान का सहायक था। बेटन जो है लुसिंगटन के साथ भी 12 वर्ष तक कार्यरत रहा। किसके साथ? लुसिंगटन के साथ। बेटन के जो कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि थी वो थी नया राजस्व बंदोबस्त, जिसकी खसरा सर्वेक्षण प्रमुख उपलब्धि थी। ठीक। 1848 तक गढ़वाल में केवल एक चिकित्सक था। कितना? एक चिकित्सक था। और फरवरी 1849 में सॉरी गाइस, फरवरी 1849 में वहां एक और डॉक्टर की नियुक्ति की गई। किसके द्वारा? बेटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सामने आ चुका है, जो कि 27वें नंबर का है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक वर्चुअल लैब का शुभारंभ किसने किया? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ए नरेंद्र तोमर, बी सुबोध उनियाल, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, या डी प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र तोमर। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का। उत्तराखंड के भोटांतिक के लेखक कौन है? उत्तराखंड के भोटांतिक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महीधर शर्मा, ऑप्शन बी जसवंत सिंह कटौच, ऑप्शन सी गंगादत्त उप्रेती, या ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद डबराल। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर 2015, ऑप्शन नंबर बी 27 जून 2016, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 2017, या ऑप्शन नंबर डी 27 दिसंबर 2016। चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर 2015, ऑप्शन बी 27 जून 2016, ऑप्शन सी 15 मार्च 2017, या ऑप्शन डी 27 दिसंबर 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 2016। 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। इस योजना का संबंध किससे है? चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। चार धाम योजना के तहत कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई? 12,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। और इस योजना के तहत 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करना, और चार धाम रोड के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का विकास करना है। तो कितने मीटर तक चौड़ी की जाएंगी रोड? 10 मीटर तक। और कितने किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा? 889। और टनकपुर से पिथौरागढ़ 48 किलोमीटर रोड का विकास इस योजना के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबनी मंदिर कहाँ है? चंद्रबनी, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी चमोली, या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। चंद्रबनी और चंद्रबदनी दोनों अलग अलग हैं। चंद्रबनी देहरादून में है और चंद्रबदनी कहाँ है? चंद्रबदनी टिहरी में। कहाँ है? टिहरी में। चंद्रबनी मंदिर देहरादून में है। चंद्रबनी मंदिर कहाँ है? देहरादून में है। और चंद्रबदनी मंदिर है टिहरी में। चंद्रबनी मंदिर देहरादून में, जबकि चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में है। तो चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है चंद्रबदनी। चंद्रबनी मंदिर महर्षि गौतम की तपस्थली है, जहां उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ लगभग 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। कहाँ की थी? चंद्रबनी मंदिर में, जो कि देहरादून में है। चंद्रबनी मंदिर के निकट गौतम कुंड है, जिससे लोग पवित्र स्नान करते हैं। क्या करते हैं? पवित्र स्नान।
गौतम कुंड कहाँ है? चंद्रबनी मंदिर के निकट, जो कि देहरादून में है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, चंद्रबनी मंदिर देहरादून, चंद्रबनी मंदिर आपके सामने फोटो भी डाल दी है। और ये है चंद्रबदनी मंदिर, जो कि टिहरी में है, चंद्रकूट पर्वत पर। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, चंडी देवी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी टिहरी, या ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। चंडी मंदिर के अलावा, चंडी मंदिर के अलावा हरिद्वार में कैला देवी का मंदिर है, नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिकृति भी यही है, मकरवाहिनी गंगा मंदिर भी यही है। मकरवाहिनी मंदिर दक्षिण शैली का है, मकरवाहिनी मंदिर दक्षिण शैली का है। यह मंदिर कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनाया। किसने बनाया? जयेंद्र सरस्वती ने। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन सी देवी है? माया देवी है। कौन सी है? माया देवी। ये देखिए चंडी देवी हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू बी अ राइटर के लेखक कौन है? हाउ टू बी अ राइटर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी विक्रमचंद, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, या ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले भारत के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनका जन्म 1935 में कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनकी पहली पुस्तक कौन सी है? रूम ऑन द रूफ है। रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 में रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये है रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्ची सिंह रावत का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक गायक, पर्यावरणविद, ऑप्शन सी इतिहासकार, या डी राजनीतिज्ञ। तो बच्ची सिंह रावत जी राजनीतिज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत। इनका निधन ऋषिकेश एम्स में हुआ। ये 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। कितने? 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। 1999 में केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री का पदभार भी इन्होंने संभाला था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड में पहला सीएनजी पंप का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, या चमोली। तो इसका राइट आंसर है देहरादून में। तो उत्तराखंड का पहला सीएनजी पंप का उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून में किया गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी कीमत जो है पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों की तुलना में कम होती है। इस सीएनजी से मिलने वाला माइलेज पेट्रोल डीजल की अपेक्षा तुलना में अधिक होता है। जो सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं उनका माइलेज जो है पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से अधिक होता है और निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। यह वाहन की इंजन की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सब एरिया के नए जीओसी कौन बने? ये भी आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के सब एरिया के नए जीओसी कौन बने? संजीव रेड्डी, राजीव बत्रा, राजीव भट्ट, या डी संजीव खत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संजीव खत्री। इनके बारे में भी कुछ स्पेशल फैक्ट्स हम जान लेते हैं। मेजर जनरल संजीव खत्री उत्तराखंड सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी, इसका फुल फॉर्म है जनरल ऑफिसर कमांडिंग, नियुक्त किए गए। इनसे पहले यह पद मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर संभाल रहे थे। तो संजीव खत्री से पहले यह पद किसने संभाला था? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है,
मासिक पत्र पुरुषार्थ का प्रकाशन कब से कब तक हुआ? 1916 से 1919, 1915 से 1920, 1918 से 1923 या ऑप्शन डी 1918 से 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1918 से 1923। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अब हम जान लेते हैं। जो इस पुरुषार्थ पत्रिका का संपादन था वो गढ़वाल समाचार और गढ़वाली के संपादक रह चुके गिरिजा दत्त नैथानी ने किया था। अब सवाल यहाँ से बनता है कि गढ़वाल समाचार और गढ़वाली के संपादक कौन थे? तो कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी। पुरुषार्थ का संपादन किसने किया था? गिरिजा दत्त नैथानी ने किया था। अगला पॉइंट है, इस समाचार पत्र ने प्रेस एक्ट रॉलेट एक्ट के लिए सरकार की कटु आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? प्रेस एक्ट रॉलेट एक्ट के लिए सरकार की कटु आलोचना पुरुषार्थ ने की थी। गढ़वाली के विपरीत असहयोग आंदोलन को पुरुषार्थ ने समर्थन दिया था। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर पुरुषार्थ ने लिखा था, एक फायर के तीन शिकार, कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में भी आ चुका है कि किस समाचार पत्र ने ये लिखा था, एक फायर के तीन शिकार, कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो किसने लिखा था? पुरुषार्थ ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गिरिजादत्त नैथानी, बी तारादत्त गैरोला, सी विशंबर दत्त चंदोला या डी सुंदरलाल बोगड़ा। तो किसको कहा जाता है गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह? ऑप्शन नंबर सी विशंबर दत्त चंदोला, इन्हें कहा जाता है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक समाचार पत्र गढ़वाली अखबार का प्रकाशन 1950 में हुआ था, जो 1952 तक चला था। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सबसे सरल तरीके अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। गढ़वाली पत्र का संपादन तीन संपादकों के द्वारा किया गया था। कौन कौन थे वो? गिरिजा दत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और विशंबर दत्त चंदोला। ये तीन संपादकों द्वारा गढ़वाली पत्र का संपादन किया गया था। 1916 से 1952 तक गढ़वाली का संपादन किसने किया था? विशंबर दत्त चंदोला ने किया था। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? मसूरी से अंग्रेजी भाषा में 1842 में द हिल्स था। कौन सा था? द हिल्स, 1842 मसूरी। इसका संपादन किसने किया था? जॉन मैकिनन ने किया था। और मैकिनन ने ही उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी। यहाँ पर बताने वाली बात यह है, जो पॉइंट नंबर 2 है गाइज, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है, गढ़वाली के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी, किसकी? सत्य शरण रतूड़ी, उनकी जो कविता थी उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया। किसके अंक में? गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई है। सरल तरीके, यहाँ पर सत्य शरण रतूड़ी होना चाहिए, सत्य शरण रतूड़ी। गढ़वाली के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की कविता, अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कहाँ 2 दिवसीय संजीवनी महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा या ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ नेपाल। द किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक कौन है? फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन, शिव प्रसाद डबराल या डॉक्टर अजय रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस हैमिल्टन। तो ये हैमिल्टन जी की पुस्तक है द किंगडम ऑफ नेपाल, उसका पहला पेज है, ये देख लीजिए आपके सामने, द किंगडम ऑफ नेपाल का फर्स्ट पेज। अगला क्वेश्चन है,
और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, ये करंट अफेयर से संबंधित है। उत्तराखंड के कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ऑप्शन ए मणिकूट नगरी, ऑप्शन बी कण्व नगरी, ऑप्शन सी कर्ण नगरी या ऑप्शन डी गढ़द्वार नगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कण्व नगरी। क्या हो जाएगा? कण्व नगरी। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कोटद्वार का नाम बदलकर महर्षि कण्व के नाम पर कण्व नगरी रखा जाएगा। ठीक है, कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी जनपद में है। इसका नाम अब क्या होगा? कण्व नगरी, महर्षि कण्व के नाम पर। कोटद्वार महर्षि कण्व की तपस्थली है। किसकी तपस्थली है? महर्षि कण्व की। ऑप्शन अगला पॉइंट है, कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर? 14 किलोमीटर की दूरी पर हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थित कण्व आश्रम ऐतिहासिक और पुरातात्विक से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। अच्छा, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है। इसी आश्रम में कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। ठीक है गाइस, क्या लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो गाइस ये थे आज के टेस्ट सीरीज के टॉप 40 क्वेश्चंस। हमारी वेबसाइट www.uttarakhand.online-exams.com पर टेस्ट सीरीज अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो आप फटाफट से वहाँ जाएं और वहाँ से अपना टेस्ट दें। और टेस्ट के बाद वीडियो वीडियो के जरिए आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा। उस वीडियो में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको डिटेल में उन प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। अगर कोई भी समस्या होती हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760810494 पर आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज कैसे हमें प्राप्त होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे एवरीवन।